नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन 4 खबरों से जिन पर विस्तार से होगी बात। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चर्चा में है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर योगी कैबिनेट ने एक ऐसे फैसले पर मुहर लगाई है जिसे सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की, जहां राज ठाकरे अपने बेटे के साथ शिंदे गुट के धोखे का बदला लेने के मूड में हैं। उन्होंने कई सीटों पर महायुति का खेल बिगाड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। तीसरी बड़ी खबर में आज सुप्रीम कोर्ट से यूपी के मदरसों पर एक बड़ा आदेश आया। इस आदेश ने जहां मौलानाओं को खुश कर दिया तो मदरसों पर चल रही सियासत की एक नई दिशा भी दे दी। चौथी खबर में बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के चुनावी खर्चे की हिंदुस्तान के घर घर में चर्चा हो रही है, लेकिन क्यों? आपको विस्तार के साथ पूरी डिटेल देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, देश के कई राज्यों में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की छवि और पहचान सबसे अलग। खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे देश में योगी सरकार की मिसाल दी जाती है। फिर चाहे वो अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो या फिर यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी पुलिस ने अपराधियों में डर का माहौल बना रखा है। खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपराधियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला लिया है जो चर्चा में है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब जो भी डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक बनेगा, उसकी नियुक्ति के कागज उत्तर प्रदेश में ही तैयार होंगे। यानी यूपी सरकार अब खुद अपना डीजीपी चुन सकेगी। अब तक इसके लिए नियम बिल्कुल अलग थे। अभी तक होता यह था कि डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता वाली कमेटी को अफसरों के नाम का पैनल भेजा करती थी। इस पैनल में जो भी नाम होते थे वो सभी डीजी रैंक के अफसरों के होते थे। यूपीएससी इन्हीं में से 3 नामों का चयन करता था और राज्य सरकार को 3 में से किसी एक को चुनने का विकल्प देता था। ये ऐसे अधिकारी होते थे जिनका कम से कम 2 साल का कार्यकाल बाकी हो। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से भेजे गए 3 नामों में से एक को डीजीपी बनाया जाता था। यानी फैसले में केंद्र सरकार की अहम भूमिका होती थी। लेकिन अब योगी सरकार ने ये नियम बदल दिया है। अब यूपी के डीजीपी का चयन राज्य की सरकार ही करेगी और ऐसा करके योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ केंद्र सरकार के नियम बदले हैं, बल्कि अघोषित तरीके से केंद्र सरकार को चुनौती भी दे डाली है। एक तरीके से देखा जाए तो ये पहले से चले आ रहे संवैधानिक नियमों को दरकिनार करने का भी मामला है। देवेंद्र सिंह चौहान मई 2022 से मार्च 2023 तक, कार्यकाल 11 महीने। राजकुमार विश्वकर्मा अप्रैल 2023 से मई 2023 तक, कार्यकाल 2 महीने। विजय कुमार जून 2023 से जनवरी 2024 तक, कार्यकाल 8 महीने। प्रशांत कुमार फरवरी 2024 से मौजूदा डीजीपी। ये उन अफसरों के नाम हैं जो बीते कुछ सालों से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2.5 साल से यूपी की कानून व्यवस्था कार्यवाहक डीजीपी के कंधों पर है। वक्त वक्त पर विपक्ष इसे मुद्दा भी बनाता रहा है, लेकिन अब योगी सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई है उसे डीजीपी उत्तर प्रदेश सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स 2024 नाम दिया गया है। इस नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इस नियम के मुताबिक अब यूपी के डीजीपी का नाम राज्य में ही तय हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। इस कमेटी में राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी का एक प्रतिनिधि, यूपी पीसीएस के अध्यक्ष, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और एक रिटायर्ड डीजीपी शामिल होंगे। यही कमेटी राज्य के नई डीजीपी का चयन करेगी। नए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। नए नियमों के मुताबिक डीजीपी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रूप से कानून का राज स्थापित करने का, जो शुरू से अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की बात करने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की थी कि हमारे पास पूर्णकालिक एक सुयोग्य डीजीपी हो। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने में सफलता मिलेगी। राज्य सरकार की दलील है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2006 के आदेश के आधार पर
लिया गया है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें ऐसा पुलिस सिस्टम बनाएं जो दबाव मुक्त हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और कानून के राज को स्थापित करे। यूपी सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है, लेकिन विपक्ष ने इस फैसले पर तंज करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। अखिलेश यादव का इशारा सीधे तौर पर 2027 के लिए है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इशारों में अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार 2027 में विदा हो जाएगी। अखिलेश के जवाब में बीजेपी ने इतिहास का पन्ना भी खोल दिया। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे, ये बेचारगी सबने देखी है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आज चल रही है। मंत्रिमंडल से परामर्श भी करते हैं और संगठन के साथ भी परामर्श करते हैं, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने जो फैसला किया है वो देश के किसी राज्य में पहली बार हुआ है। पिछले ही साल 15 दिसंबर 2023 को पंजाब पुलिस एक्ट 2007 में संशोधन किया गया था, जिसके जरिए पंजाब सरकार ने ये तय किया था कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य खुद करेगा और डीजीपी के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। विपक्ष की नजरों में सबसे बड़ा सियासी एंगल लखनऊ बनाम दिल्ली का है, क्योंकि योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुरुआत से ही जिस तौर तरीके से काम कर रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पसंद का डीजीपी रखना चाहते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं। 1 जुलाई 2021 को यूपीएससी के ही नियमों के तहत आईपीएस मुकुल गोयल को यूपी का डीजीपी बनाया गया था, लेकिन 10 महीने के बाद ही मई 2022 में यूपी सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया। मामला यूपीएससी तक पहुंचा। सवाल हुआ तो यूपी सरकार ने कहा कि मुकुल गोयल डीजीपी बनने के लायक ही नहीं थे। जवाब में यह भी कहा गया कि इस पद के लिए सिर्फ वरिष्ठता ही नहीं बल्कि क्षमता भी मायने रखती है। यहीं से योगी आदित्यनाथ का संकेत और संदेश साफ था। लेकिन स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए दिक्कत यह थी कि सरकार के जो भरोसेमंद अधिकारी हैं वो जूनियर हैं और नियमों के तहत उन्हें डीजीपी बनाने में यूपीएससी के नियम कायदे बाधा बन सकते हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस रुकावट को जड़ से ही खत्म कर दिया है। नए नियमों के तहत वो न सिर्फ अपनी पसंद का स्थायी डीजीपी बना पाएंगे बल्कि कानून व्यवस्था को सही तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन विपक्ष ने अब राज्य बनाम केंद्र का मुद्दा उठा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पहचान अपराधियों के खिलाफ उनका एक्शन है, जिसका जिक्र वो तमाम राज्यों के चुनावी मंचों से करते रहते हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे। जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। ये एक्शन तभी संभव है जब पुलिस वैसे ही काम करे जैसा मुख्यमंत्री चाहते हो। लेकिन डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बनी नई नियमावली ने दिल्ली बनाम लखनऊ के अध्याय को नया रंग दे दिया है। ये जो 2 साल का नियम बना है ये साबित कर रहा है, लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके। 2.5 साल का वक्त बीत गया। योगी सरकार डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कभी दिल्ली नहीं गई। कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती की और अपने हिसाब से कानून व्यवस्था पर काम किया। दिल्ली बनाम लखनऊ की बात विपक्ष लंबे समय से कहता आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट ने नई चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उनका कार्यकाल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या वो बड़े पुलिस अधिकारी मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, जो अभी कार्यवाहक डीजीपी हैं। प्रशांत कुमार के कार्यकाल में लगातार एनकाउंटर देखे जा रहे हैं। तमाम अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। माफिया गैंग के खिलाफ तेजी से एक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। अगर योगी सरकार ये नियमावली न लाती तो प्रशांत कुमार लंबे वक्त तक डीजीपी के पद पर न रह पाते।
देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इससे तो कानून व्यवस्था और मजबूत होगी, ऐसा भाजपा का दावा है। ये भाजपा का दावा नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार का दावा होगा। दिल्ली में भी तो भाजपा है। जो काम दिल्ली से नहीं हो सकता था, उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आत्मनिर्भर बनकर कर लिया। अब माना यही जा रहा है कि प्रशांत कुमार यूपी के पूर्णकालिक डीजीपी बना दिए जाएंगे और उन्हें 2 साल का फिक्स कार्यकाल भी मिल सकता है। राज्यों में डीजीपी की तैनाती के मामले में अक्सर प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दलील दी जाती है। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार और डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े 7 निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये निर्देश तभी तक प्रभावी होंगे जब तक राज्य इस बारे में कानून न बना ले। यूपी सरकार की दलील है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्देश के आधार पर डीजीपी के चयन और नियुक्ति के नियम बनाए हैं। हालांकि यूपी सरकार के इस नए नियम में सुप्रीम कोर्ट के 7 निर्देशों में से सिर्फ एक का ही पालन हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि यूपी सरकार का ये नियम उसके आदेश की अवहेलना है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 8 राज्यों में अस्थायी डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 8 राज्यों को नोटिस भेजकर इस मुद्दे पर उनका जवाब मांगा था। राज्यों की इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है। योगी सरकार के फैसले पर एबीपी न्यूज ने यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह से खास बातचीत की। प्रकाश सिंह का मानना है कि योगी सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश ने पूरा पुलिस एक्ट तो नहीं बनाया है, पर उन्होंने केवल डीजीपी से नियुक्त संबंधित ऐसा लगता है कि एक बिल बना लिया है। मैंने तो केवल प्रेस नोट देखा है उसका, तो बिल बना लिया है और अगर वो पास हो जाता है और शायद कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो अगर बिल बन जाने की हालत में आप सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से बाहर हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश है वो लागू नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि ये निर्देश तभी तक है जब तक कि इस संबंध में कानून राज्य सरकार अपना नहीं बना लेती है। देख रहे हैं यूपीएससी के जो स्टेक था वो हटा दिया है सरकार। मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया है और ये तरीका भी अच्छा चलना चाहिए, ये जो इन्होंने बनाया है। तो आपके हिसाब से क्या जो आज मंजूरी मिली है कैबिनेट में, ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली होल्ड करता है, संविधान के पक्ष में है ये फैसला? मैं तो समझता हूँ कि मेरी समझ तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसका काफी हद तक पालन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक नहीं कहेगा। ये पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य ने केंद्र सरकार की शक्तियों को दरकिनार कर किसी अधिकारी की नियुक्ति का रास्ता निकाला हो। पहले भी कई राज्य ऐसा कर चुके हैं, लेकिन अब तक जिन राज्यों ने ऐसे कदम उठाए हैं वहां बीजेपी की सरकार नहीं थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी सरकार के इस फैसले से केंद्र के साथ उनके संबंधों में तल्खी आएगी? चूंकि मामला प्रशासनिक पद पर नियुक्ति का है, इसलिए एक सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी सरकार केंद्र की शक्तियों को ऐसे चुनौती दे सकती है? अब बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र का। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई चीजें खास हैं और इन्हीं खास चीजों में है राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की चुनावी लॉन्चिंग। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तो अपना पहला चुनाव जीत गए, लेकिन क्या राज ठाकरे के बेटे भी ऐसा कर पाएंगे? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि जिस माहिम सीट से अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं वहां के हालात राज ठाकरे के लिए चिंता की वजह बने हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये महाराष्ट्र की राजनीति के 3 बड़े चेहरे हैं और ये तीनों चेहरे बालासाहब ठाकरे की राजनीतिक गुरुकुल से निकले हैं, लेकिन अब हालात अलग हैं। सामने राज्य की सत्ता की लड़ाई है और तीनों चेहरे 3 अलग अलग मंच पर हैं। पहले हैं राज ठाकरे, जिन्होंने 18 साल पहले ही शिवसेना छोड़ दी थी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम का दल बनाकर खुद को अलग खड़ा कर चुके हैं। दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 2 साल पहले उद्धव ठाकरे से बगावत की, सत्ता की कमान संभाली और शिवसेना पर भी कब्जा कर लिया। तीसरे हैं उद्धव ठाकरे, जो अपने हिस्से की शिवसेना लेकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नया है और हालात भी नए हैं। एक
जमाने में जो लड़ाई तीनों नेता एक साथ मिलकर लड़ते थे, आज उसी लड़ाई में तीनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। जो लड़ाई लोकसभा चुनाव में शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की थी, वो अब शिंदे बनाम राज ठाकरे तक पहुंच चुकी है। शिवसेना आणि धनुष्यबाण ही ना उद्धव ठाकरेची प्रॉपर्टी आहे ना एकनाथ शिंदेची प्रॉपर्टी आहे, ती माननीय बाळासाहेब ठाकरेंची प्रॉपर्टी आहे। पुत्र प्रेम में फंसे राज ठाकरे की ये शब्द बता रहे हैं कि उनकी राजनीति अब दिशा बदल चुकी है। कुछ वक्त पहले तक उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के करीब आते दिख रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच दरार पड़ गई और ये दरार ऐसी है जो विधानसभा चुनाव का रुख मोड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है माहिम विधानसभा सीट, जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। इसी सीट से शिंदे गुट की शिवसेना से सदा सरवड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2 बार वहां से जीत चुके हैं। अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में हैं और राज ठाकरे बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बेटे की सियासी बोनी खराब हो। यही वजह है कि राज ठाकरे ने शिंदे गुट के उम्मीदवार सदा सरवड़कर पर नाम वापसी के लिए जोर लगाया। बीजेपी की ओर से भी शिंदे गुट पर दबाव डलवाया। नाम वापस लेने से ठीक पहले सदा सरवड़कर ने सीएम शिंदे से मुलाकात भी की। तब माना गया कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे में समझौता हो चुका है, लेकिन जब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सरवड़कर के तेवर बदले नजर आए, उन्होंने साफ कर दिया कि वो अमित ठाकरे के लिए सीढ़ी नहीं बनेंगे। बता दिया है कि शिंदे साहब को मैं विड्रॉ करने के बाद अमित जी का चुन के आना मुश्किल है, तीसरे का किसी का फायदा हो सकता है। तो ये सारा समीकरण मैं समझाने के लिए राज साहब को जाके मिल रहा हूँ। शिंदे से मुलाकात के बाद सदा सरवड़कर राज ठाकरे से मिलने जाने वाले थे, लेकिन राज ठाकरे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसकी पुष्टि खुद सदा सरवड़कर ने की। राज साहब के पास गए थे, राज साहब का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे मिलना ही नहीं है और आपको अगर खड़ा रहना है तो आप खड़ा रहो। राज ठाकरे ने जो भी कहा वो एकनाथ शिंदे के लिए संदेश था और इसका असर मुंबई की कई सीटों के साथ साथ उन विधानसभा क्षेत्रों में भी नजर आ सकता है जहां एमएनएस ने प्रत्याशी उतारे हैं। शिंदे के फैसले के बाद बीजेपी भी माहिम सीट पर सदा सरवड़कर के साथ खड़ी हो गई है। निर्णय तीनों नेताओं ने लिया है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो मंजूर। उन्होंने निर्णय किया अमित ठाकरे मंजूर, उन्होंने निर्णय किया सदा सरवड़कर, तो हम महायुति के ही साथ हैं। माहिम सीट पर सदा सरवड़कर के सामने एक नहीं बल्कि 2 ठाकरे की चुनौती है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट ने भी माहिम सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। शिवसेना शिंदे गुट से सदा सरवड़कर ताल ठोक रहे हैं, जिनकी टक्कर एमएनएस के अमित ठाकरे से होगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी महेश सावंत को उतारकर मामला दिलचस्प बना दिया। कुल मिलाकर तलवारें खिंच चुकी हैं। एक तरफ अमित ठाकरे और उनके पिता राज ठाकरे हैं, तो सामने शिवसेना के दोनों धड़े। लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया था। वक्त वक्त पर बीजेपी के बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से राज ठाकरे की मुलाकात होती रही, लेकिन बदले माहौल में ये दौर खत्म हो चुका है और महाराष्ट्र की सियासत में दुश्मनी का नया चैप्टर खुल गया है। राज ठाकरे ये मानकर चल रहे हैं कि अगर माहिम विधानसभा सीट पर शिंदे के प्रत्याशी ने उनके बेटे का खेल खराब किया तो इसका बदला वो कई सीटों पर ले सकते हैं। इसके लिए राज ठाकरे का प्लान क्या है, अब वो भी आपको बता देते हैं। राज ठाकरे की एमएनएस ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 139 पर उम्मीदवार खड़े किए। महायुति के लिए सबसे चिंता की बात मुंबई की वो 36 सीटें हैं, जिसमें से एमएनएस 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुंबई में शिंदे गुट की शिवसेना के 11 उम्मीदवारों के खिलाफ राज ठाकरे ताल ठोक रहे हैं। इसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां शिंदे गुट के हाई प्रोफाइल चेहरे भी मैदान में हैं। तो मुंबई में बीजेपी के 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका खेल राज ठाकरे के उम्मीदवार खराब कर सकते हैं। मुंबई के अलावा पुणे, ठाणे और नासिक में राज ठाकरे का सियासी वजूद है, जहां वो असर पैदा कर सकते हैं। अब सवाल है कि राज ठाकरे की वजह से महायुति को ही नुकसान होने की संभावना क्यों है। दरअसल राज ठाकरे हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और बीजेपी के साथ साथ शिंदे गुट की शिवसेना की सियासी लाइन लेंथ भी यही है। ऐसे में राज ठाकरे अगर जीत न भी पाए तो कई सीटों पर महायुति का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मदरसों की, जिनमें पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों और संचालकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद नहीं किए जाएंगे, वो चलते रहेंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कही हैं। हम आपको ये पूरा फैसला बेहद आसान शब्दों में बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 संवैधानिक है, यानी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा यानी इस्लाम के जानकार, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला ऐतिहासिक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो हाईकोर्ट का फैसला था वो तथ्यों के आधार पर नहीं था, तो हम तो इसको एक अच्छा फैसला समझते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये लगता है कि हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया गया है। ये एक हिस्टोरिकल और एक तारीखी जजमेंट है जिसमें कि ये बात कही गई है कि ये मदरसे या ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तारीखी फैसला दिया है, मैं इस तारीखी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि उनके लिए भी कुछ नियम तय कर दिए गए हैं। हम आपको उनके बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसों में किसी छात्र को दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ये भी तय कर दिया गया है कि मदरसा बोर्ड अब कामिल की डिग्री जो बैचलर्स डिग्री के बराबर होती है वो नहीं दे पाएगा। इसके अलावा मदरसा बोर्ड फाजिल जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है उसकी डिग्री देता था। कोर्ट के फैसले के बाद अब उस डिग्री पर भी रोक लग गई है। कोर्ट के फैसले से यह भी साफ हो गया है कि मदरसा बोर्ड अब डिप्लोमा के बराबर समझे जाने वाले कारी, 10वीं क्लास के बराबर मुंशी और मौलवी और 12वीं क्लास के बराबर आलिम की ही सर्टिफिकेट दे पाएगा। मसला कोई भी हो, राजनीतिक दलों की राय आमतौर पर बटी दिखाई देती है, लेकिन मदरसा बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी तमाम पार्टियां तारीफ कर रही हैं। बटेंगे कटेंगे तमाम जो बातें ये बोल रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के अंदर काम करने का क्षेत्र हो, हर जगह बंटवारे की राजनीति। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से इनके उस मंसूबे पर निश्चित तौर से पानी फिर गया। भारतीय जनता पार्टी न चाहती कि मुसलमान मदरसों में पढ़े और जो 80% समाज है वो बकरी भैंस चराए। वो इतना माने कि मुसलमान भारत के नागरिक हैं, इतना तो मान लो। सिर्फ 1.5% बच्चे मदरसों में पढ़े, उनसे भी आपको नफरत छोड़ी, बांटने की पॉलिटिक्स छोड़ी। जो मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह। ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं। मदरसा बोर्ड अपनी जगह कायम है, मदरसा बोर्ड अपना काम करे, नकली नोट न छापे। जो फैसला है और हम उस फैसले के अंतर्गत जो भी माननीय न्यायालय दिशा निर्देश देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको फॉलो करेगी। यकीनन मदरसा में पढ़ने वाले छात्र उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य मिले, ये हमेशा योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इनमें से लगभग 16,000 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें यूपी मदरसा बोर्ड की मान्यता मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन सभी 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। लेकिन सवाल है कि यूपी का मदरसा एक्ट क्या है और इसको अदालत में चुनौती आखिरकार क्यों दी गई थी। 2004 में मुलायम सिंह के शासन के दौरान यूपी में मदरसा एक्ट 2004 लागू किया गया। दलील दी गई कि सरकार इसके जरिए मदरसों में पढ़ाई की क्वालिटी सुधारना चाहती है। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की भी दलील दी गई। कहा गया कि इससे मदरसों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। लेकिन मदरसा एक्ट लागू होने के बाद से ही विवादों में घिरता चला गया। आरोप लगे कि मदरसा एक्ट धार्मिक आधार पर अलग तरह की शिक्षा को बढ़ावा देता है।
इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये भी आरोप लगे कि मदरसे शिक्षा का स्तर सुधारने में नाकाम रहे और इनमें आधुनिक शिक्षा की जगह दीनी तालीम पर जोर दिया जाता है। साल 2012 में इसी तरह की आपत्तियों को लेकर दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मदरसा एक्ट के खिलाफ अर्जी डाल दी। 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने अर्जी डाली। 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद, 2020 में रेजुल मुस्तफा ने और 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी एक्ट के खिलाफ अर्जी डाल दी। इन तमाम याचिकाओं में यूपी मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने की मांग की गई थी। इन सबका कहना था कि मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई शुरू की। इस बीच यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से मदरसों के अवैध संचालन का इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर यूपी सरकार ने साल 2022 में मदरसों का सर्वे करवाया। सर्वे में प्रदेश में 8,441 ऐसे मदरसे मिले जिनके पास मदरसा बोर्ड की मान्यता ही नहीं थी। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की थी। मदरसों को विदेशी फंडिंग के आरोपों में कितना दम है, ये जांच का विषय है। साथ ही मदरसों पर फंडिंग के गलत इस्तेमाल के भी आरोप लगते रहे हैं। यूपी सरकार की एसआईटी मदरसों की फंडिंग की जांच कर भी रही है, लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया। 22 मार्च 2024 को दिए गए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को ही असंवैधानिक बता दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर अलग अलग तरह की शिक्षा मुहैया कराना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का आदेश भी दे दिया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को सरकारी फंड दिए जाने का विरोध कर रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर से दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी चलता है, मदरसा बोर्ड भी चलता है। अगर कोई अरबी फारसी में पढ़ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों के हित में शिक्षा को रेगुलेट करना चाहिए जिससे उनको फायदा मिले। ये सरकार का काम है। जस्टिस पारदीवाला ने एनसीपीसीआर से पूछा कि क्या आपने मदरसा बोर्ड का सिलेबस देखा है? लगता है आपने मदरसा लिखा देखा और मजहबी तालीम दिए जाने की धारणा बना ली। वहां भी सब कुछ पढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को यूपी मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरह से रद्द नहीं करना चाहिए था, सिर्फ उन प्रावधानों को रद्द करना चाहिए था जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को फिर से बहाल कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।